प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब नमस्कार। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो ये स्टैलिन साहब का और अखिलेश यादव जी का एक मंच पे आना बहुत सी नए नए अटकलों को वो दे रहा है। ये अटकल है या आपको लगता है जो बैकग्राउंड में बता रहा हूं उसमें आप इसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का पूरा एम्फेसिस है वो है ओबीसी राजनीति पे। और ओबीसी राजनीति के और जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के प्रणेता हैं वो स्टालिन है और तमिलनाडु है। अब प्रश्न ये उठता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में चूज करने की बात, कि तेजस्वी यादव को बुलाया जाए या अखिलेश यादव को बुलाया जाए। देखिए, एक प्रकार से बिहार में पोलराइजेशन बैकवर्ड और फॉरवर्ड का हो चुका है। वहां पे इस प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, वहां पे एक प्रकार का एक उनका अलग संगठन बन चुका है। और बीजेपी अपने को जितना ज्यादा एक्सर्ट करती है सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, या उन पे आलोचना करती है, तो एक प्रकार से अलग थलग पड़ती है। और जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स है वो एक तरह से पूरी तरह से बिहार में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक प्रश्न है, और ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो सीटें बहुत ज्यादा हैं, 80 सीटें हैं। दूसरा, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण दल है। वो क्या रोल प्ले करेगा? अगर वो ओबीसी वोट में अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ समेट के ले जाएगा। देखिए, बिहार के अंदर नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करते हैं अति पिछड़े वर्ग को, और लालू यादव और तेजस्वी अपने को रिप्रेजेंट करते हैं ओबीसी वर्ग से। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा, और मुसलमान तो इस गठबंधन के साथ है ही। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको कोई हरा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़े हैं उनको बीजेपी ने आकर्षित किया था। जो दलित वर्ग है, जो जाटव वर्ग है, वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी और उन बहन जी के साथ है। और जो अपवर्ड ओबीसी हैं वो अखिलेश यादव के साथ हैं। तो एक जो मैसेजिंग की बात है कि एक जो ओबीसी की राजनीति है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करे, तो उसमें जैसे आपने बताया तो इंडिया अलायंस का जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इंडिया अलायंस ये जानता है कि साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहां बीजेपी को सीट नहीं मिलने वाली। जो असली लड़ाई लड़ी जाएगी वो उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया अलायंस को 25 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो एनडीए का किसी भी प्रकार से सत्ता में लौटना नामुमकिन है। तो ये जो एक गठबंधन हो रहा है जिसमें कांग्रेस हो, और आपने जयंत चौधरी का भी देखा, जयंत चौधरी ने खुलेआम चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, जयंत चौधरी ने जिस प्रकार से खुलेआम कांग्रेस का समर्थन किया है, उससे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने अपने सेगमेंट को सींचने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेगमेंट को आप सींचिए, दूसरे को हम सींचते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पास केवल जो 15% वोट है वो रह जाए और बाकी एक तरफ जुड़ जाए। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक एक मूव है, एक रणनीति इन्होंने बनाई है। और मुझे लगता है कि साउथ और इंडिया, नॉर्थ इंडिया के बीच में जो इंटीग्रेशन होने की आवश्यकता है उसमें सही कदम। जी, अखिल स्वामी सर, जो बात राजेंद्र से कह रहे हैं कि अखिलेश को एक बड़ा जो है वो चेहरा बनाया जा रहा है और इसका फायदा यूपी में इनको मिलेगा, ठीक है, एक तो उस पर आपकी छोटी टिप्पणी। दूसरा सर, एक चीज और है, वीपी सिंह की चूंकि हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, जब हम बात करते हैं आज की इस बदली हुई सियासत के दौर में, तो वीपी सिंह कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम से वोटर्स पर कितना इफेक्ट पड़ता है, खास करके वो जिनको मंडल कमीशन का लाभ मिला, जो मंडल कमीशन के नाते कई सारी चीजें जो उनका जो बेनिफिट हुआ। इसके साथ साथ हमारे एक दर्शक है, उनका कहना जो है उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। उन्होंने कहा हुआ है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ज्यादातर पत्रकार या तो बीजेपी को पसंद करते हैं या कांग्रेस को, बाकी सभी दलों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं। अखिल स्वामी सर, देखिए, मुझे ऐसा लगता है, एक बार राजीव गांधी बिलियर्ड्स के एक टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने गए, तो उन्होंने कहा कि बिलियर्ड्स इज ए गेम लाइक पॉलिटिक्स, यू हिट वन बॉल, सेकेंड बॉल इज हिट एंड थर्ड इज स्पॉटेड। देखिए, मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अपना विश्लेषण कहता है, वो ये कहता है कि अखिलेश यादव साउथ में एक आइकन हो ना हो, वीपी सिंह एक आइकन हो ना हो, लेकिन एक अपील है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वीपी सिंह की और अखिलेश यादव की, क्योंकि ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स करते हैं।
ये भी बात सही है कि स्टालिन को बहुत ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में न मानते हों, लेकिन बैकवर्ड कम्युनिटी में ये लोगों को पता है कि स्टालिन ने जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर ओबीसीज को रिजर्वेशन दिलाया है और एक्सर्ट करके दिलाया है और फॉरवर्ड क्लासेस को जिस प्रकार से पीछे किया है, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नंबर 2। नंबर 3, मुझे लगता है सब पार्टियां अपने अपने गेम खेल रही हैं। कांग्रेस, जो मुझे लग रहा है, वैसे दोषी साहब को ज्यादा पता होगा, मुझे जो लगता है, मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि कांग्रेस, अगर आज सपा, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी अलग अलग यूपी में इलेक्शन लड़े, वही रिपीटिशन होगा जो 2009 में हुआ था। वही 21, 22, 23 सीटें मिलेंगी और 14, 15 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, क्योंकि आज की तारीख में राहुल गांधी की पदयात्रा से कांग्रेस के, चाहे उनके पास फील्ड वर्कर्स न हो, एक जो सहानुभूति है। और तीसरी बात आपके दर्शक ने पूछी, जो आपके श्रोता ने पूछी, देखिए हम लोग इस समय सीधे सीधे पोलराइज्ड हैं। लेट अस बी वेरी फ्रैंक, आई एम पोलराइज्ड। एक वो वर्ग है जो देश को धर्म और जाति में तोड़ना चाहता है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में देश को तोड़ना चाहता है, जो नफरत की बुआई करता है। और दूसरा एक राहुल गांधी है। मैं बाकी अपोजिशन की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं, राहुल गांधी ने 14 महीने के अंदर जो कार्यक्रम चलाया है, जो मोहब्बत की अलग जगाई है, जिस प्रकार से वो देश के दबे कुचलों से मिल रहे हैं, मुझे गांधी जी की याद आती है, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था। तो ये इस समय सब लोग, जितने भी एनालिस्ट हैं, वो पोलराइज्ड हैं, या जो धर्मांधता को बिलीव करते हैं वो एक तरफ हैं, और हम लोग दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्मांधता को बिलीव नहीं करते। इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि दूसरी तरफ जाके वो अखिल स्वामी जो बचपन से कांग्रेस विरोधी रहा है, 14 महीने से धुर राहुल गांधी समर्थक है। मैं कांग्रेस समर्थक नहीं कहूंगा, राहुल गांधी समर्थक, क्योंकि मुझे लगता है देश को बचाने के लिए, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, जिस लीक पे, जिस रास्ते पे राहुल गांधी चल रहे हैं, उसी पे चलना आवश्यक है। इसलिए हम लोग पोलराइज्ड हैं। आई एक्सेप्ट वी आर पोलराइज्ड।